हेलो, वेलकम टू तौसीफ सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली देखा गया है 6 पॉइंट्स आते हैं: ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फर्मेंटेशन, एम्फीबोडिक पाथवे। Glycolysis is common in both aerobic and anaerobic respiration, but link reaction, Krebs cycle, and ETS is the part of aerobic respiration. Fermentation is the part of anaerobic respiration. Glycolysis is common in both aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ETS देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। जस्ट हम आज के लेक्चर में पहले इस चैप्टर को ही समराइज कर लेते हैं, देन लास्ट में ETS हम देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक का लास्ट का टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा समराइज करते हैं। और समराइज हम करेंगे इसके जस्ट बिफोर जो एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, वहां से शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट विद द हेल्प ऑफ CO2 and water in the presence of sunlight inside the chloroplast with the help of chlorophyll pigment प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। वो फूड क्या होता है हमको पता है, ग्लूकोज। उसी ग्लूकोज को प्लांट भी यूज करते हैं, और वी आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं, तो वो ग्लूकोज हम में आती है और हम हमारा एनर्जी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है वो फुलफिल कर लेते हैं। तो उसी ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था फोटोसिंथेसिस में, जिस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था फोटोसिंथेसिस में, उसी को क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन में उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा। यहां पर क्या हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, तो रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर उसी ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन देखते हैं, ब्रेक डाउन देखेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन देखने वाले। सबसे पहले होता क्या है, देखो जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की है लीफ के अंदर, तो लीफ से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों मिलकर सुक्रोज बन जाएगी। सुक्रोज ये प्लांट के अंदर ट्रैवल करेगी, बाद में इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस सुक्रोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में क्या कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में क्या कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ये ग्लूकोज निकल कर जाएगी सेल में। सेल में इस ग्लूकोज के साथ होगा क्या, सेल में इस ग्लूकोज के साथ होगी ग्लाइकोलिसिस। क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज हमको पता है 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है पायरुवेट। क्या नाम है, पायरुवेट। जो 3 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, 3 कार्बन के कितने पायरुवेट बनेंगे, 2। और ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ, ये कहा हुआ, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। कहा हुआ, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हुआ। Glycolysis occur in cytoplasm in both prokaryotic and eukaryotic cell। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गई। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का प्रोसेस है, मैं बोलता हूं टोटल 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स होती है। ठीक है, जिसमें से 1, 3 और 10 नंबर की इरिवर्सिबल हो। फर्स्ट, थर्ड एंड 10th नंबर की रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, बाकी की सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो हम बोल रहे हैं कि
ग्लाइकोलाइसिस इज द 10 स्टेप प्रोसेस, मतलब यहाँ पर टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 10 स्टेप में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। जो कितने मॉलिक्यूल है, तो कितने कार्बन के हैं, मैं बोलता हूँ 3 कार्बन के। ठीक, अब इस पायरुवेट का होगा क्या, फेट ऑफ पायरुवेट, आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, क्योंकि हम ईटीएस देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। अगर एनारोबिक देख रहे होते तो ये जो पायरुवेट है इसका क्या होता, इस पायरुवेट की एरोबिक रेस्पिरेशन में या तो इथेनॉल बनती या फिर लैक्टिक एसिड बनता, बट इसका फेट एरोबिक रेस्पिरेशन में दूसरा है, वो क्या है हम देखते हैं। देखो अब ये पायरुवेट जो है वो निकल कर चली जाएगी कहां पे, ये पायरुवेट जो है मूव कर जाएगी सेल के अंदर, सॉरी सेल में तो है, माफ करना, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो व्हाट इज दिस रेड कलर, ये जो आधा कटा हुआ दिख रहा है ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है ये क्या है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल। तो जो पायरुवेट हमारा साइटोप्लाज्म में बना था वो कहाँ मूव कर चला गया, पायरुवेट वो चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा एरिया है, ये है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुवेट जो निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में गई है पायरुवेट, इस पायरुवेट के साथ होगी लिंक रिएक्शन। क्या होगी, लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में इस पायरुवेट से बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक पायरुवेट से एक एसिटाइल को है और दो पायरुवेट से दो एसिटाइल को है। पायरुवेट में कार्बन थे 3, एसिटाइल कोए में कार्बन होंगे 2। इसका मतलब ये हुआ यहां से एक CO2 निकल गया, ठीक है, एक कार्बन रिमूव हो गई इन द फॉर्म ऑफ CO2। दूसरा यहां पर एक चीज और होती है इस लिंक रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ NADH2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NADH2। NADH2 का फॉर्मेशन, ये सबसे मेन प्लेयर है हमारे इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। ये NADH2, एक पायरुवेट से एक तो 2 से 2 बनेंगे। ये एसिटाइल कोए इसी मैट्रिक्स के अंदर चले जाएगा निकल के क्रेब्स साइकिल में। किसमें बेटा, क्रेब्स साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं उसको, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, तीनों नाम इसी के। एसिटाइल कोए इज एंटर इन क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर हो गया किसमें, क्रेब्स साइकिल में। और ये क्रेब्स साइकिल कितने स्टेप का प्रोसेस है, 8 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें से 7 स्टेप और 7 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियाज मैट्रिक्स, बट ओनली वन रिएक्शन, द रिएक्शन नंबर 6, सक्सीनेट से फ्यूमरेट जो बनता है वो बनेगा इंटर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम चाहिए रहता है वो कहाँ होता है, वो इस इंटर मेम्ब्रेन होता है। तो 7 रिएक्शन जो हो रही है वो मैट्रिक्स में हो रही है, 7 रिएक्शन, और एक रिएक्शन का हो रही है इनर मेम्ब्रेन में, किसकी, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। 8 स्टेप का प्रोसेस है। हमको ये देखना है कि ETS में हमको क्या चाहिए इसमें से। देखो, एक क्रेब्स साइकिल एक एसिटाइल कोए की वजह से चलती, जिसमें से यहां से क्या क्या लिबरेट हुआ वो देखते हैं। क्या क्या लिबरेट हो गया, सबसे पहले CO2 निकलेगी यहां से पहले तो भाई, और दूसरा जो इस पूरी क्रेब्स साइकिल से हमको मिला वो मिला NADH2 मिलता है, NADH2, और दूसरा मिलता है FADH2।
FADH2, ठीक है, NADH2 है FADH2। ओके, हाँ एक और चीज, इस ग्लाइकोलिसिस में भी NADH2 बनते हैं और ATP भी बनता है यहाँ पे, डायरेक्ट ATP SLP से, और हाँ यहाँ पर भी SLP से ATP बनता है। कहाँ पे? इसमें ATP कितने बनेंगे, क्या बनेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। ओके सही है। एक पायरुवेट से यहाँ पे एक, यहाँ पे एक ग्लूकोज से दो बनते हैं, दो, ठीक है, दो और एक तीन हो गए, बचे कितने, टोटल 10 लगेंगे, 10 10 होता है, 10 कहाँ से आएंगे 10, बच गए कितने 6, तो वो 6 कहाँ बनते हैं बेटा, यहाँ पे 6 4 1 2 और एक 3, यस राइट, टोटल यहाँ पे 6 प्लस ये एक पायरुवेट से एक, तो 2 हो जाएंगे, एक पायरुवेट से एक, तो इसको 2 पायरुवेट से 2, तो टोटल 2, 6 प्लस 2 प्लस 2, ये भी मूव करके कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो ये NADH2 शटल सिस्टम से मूव करके कहाँ चला जाएगा, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ कैलकुलेट कर लेता है, मूव करके ये NADH2 कितने थे, 2, ये भी मूव करके कहाँ गए, मैट्रिक्स में, 2 2 और 6, कुल मिलाकर कितने हो गए, 10 NADH2 हो गए, कहाँ पे, मैट्रिक्स में। FADH2 कितने होंगे, FADH2 भी 2 होंगे, एक एसिटिल को ए से एक, तो 2 साइकिल चलेगी, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल को ए, तो 2 FADH2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 FADH2, 2 FADH2। अब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, नहीं साइड पे देखते हैं, हम बोलते हैं एक NADH2 इक्वल होता है 3 ATP मॉलिक्यूल के। एनर्जी करेंसी इज ATP, बट NADH2 इज इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं, क्यों, बिकॉज 1 NADH2 is responsible for the formation of 3 ATP molecules। एक NADH2 रिस्पॉन्सिबल है 3 ATP मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। वैसे ही एक FADH2 इक्वल होता है 2 ATP मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट के बनाने के लिए। अब हमारे पास टोटल कितने हैं भाई NADH2, वो है हमारे पास 10, उससे हमको कितने ATP मिल जाएंगे, 30। ये कितने हैं, 2, ये कितने के, ये FADH2 कितने थे भाई, देखो FADH2 2 थे, कितने थे, 2 थे, तो 2 FADH2 से 2 ATP मतलब 4 हो गया, टोटल 34 ATP बनेंगे। कैसे ये सब NADH2 और FADH2 जाएंगे ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां पर इससे ये 34 ATP मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं, ठीक है, वहां पर इससे 34 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, ETS में ये हो गए 34, और हमने डायरेक्ट ATP भी देखे, SLP डायरेक्ट ATP। ग्लाइकोलाइसिस में कितने हैं, ग्लाइकोलाइसिस में SLP से जो ATP बने वो है 2 ATP, ठीक है,
और क्रेब्स साइकिल में SLP से जो ATP बने, SLP से जो ATP बने किसमें, क्रेब्स साइकिल में, वो दो होते हैं। एक पाइरुवेट से दो एसिटाइल कोए, दो एसिटाइल कोए से दो ATP, डायरेक्ट ATP दो होते हैं। तो हो गए 2 + 2 + 34 इज इक्वल टू 38 ATP मॉलिक्यूल्स, 38 ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से टोटल कितने ATP बन गए, 38 ATP। ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर मोटा मोटा समराइज हो गया। अब हमको क्या देखना है भाई, जो ETS टॉपिक हम देखने वाले हैं, उस ETS के अंदर ये 10 NADH2 और 2 FADH2 का होगा क्या, कैसे होगा। देखो ये सारे के सारे NADH2 और FADH2 देखना, ध्यान से देखना, NADH2 और FADH2 निकल कर आएंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये है वो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेस होंगे, कॉम्प्लेक्स 1, 3, 2, 4 एंड 5। ये कॉम्प्लेक्सेस होंगे, कॉम्प्लेक्स 1, 3, 2, 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे। ये NADH2 यहाँ आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फाइनली इसमें चौथे में, इसमें नहीं आएंगे, फिफ्थ में नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस हमको ये देखना है कि ये NADH2 FADH2 कैसे कॉम्प्लेक्सेस के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्सेस से कैसे उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मूव करेंगे और ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमारी मेन स्लाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड। ध्यान दो, मान लो ये पूरा बोर्ड एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वी नो। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन बाहर की, ये येलो वाली लाइन, और ये इनर वाली, ये इनर, ये पूरी इनर है, इसमें कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, खाली जगह दो मेम्ब्रेन के बीच में होगी। आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाओगे तो आपको दिखेगा मैट्रिक्स। ऐसी ड्राइंग एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, ठीक है, मैट्रिक्स, बस उसको और थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ठीक है। मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप। मैंने बोला था कि ये जो इंटर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ये है पहला कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम ये है NADH हाइड्रोजनेज। क्या नाम है? NADH हाइड्रोजनेज इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स 1। ये रहा कॉम्प्लेक्स 3, ये सेकंड नंबर का बॉक्स जो है कॉम्प्लेक्स 3, नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला ग्रीन वन कॉम्प्लेक्स 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज नाम से समझ में आ रहा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, एंजाइम है प्रेजेंट, और एक कॉम्प्लेक्स भी है जो इनर मेम्ब्रेन में है। और आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ी हुई है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में रिएक्शन नंबर 6 जो होती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ही करवाता है उस रिएक्शन को, जो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना होता है, ठीक है। तो ये रहा वो कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 ये वाला, इसको बोलते हैं ATP सिंथेज। क्या बोलेंगे? ATP सिंथेज बोलेंगे, ठीक है। ये पांचों के पांच ऐसे हैं, 1, 3, 2, 4, 5। ओके, एक एक करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा था? मैंने बोलना शुरू यहां से किया था कि भाई होता ये है टोटल 10, हाँ होता ये है टोटल 10 NADH बने हैं। कितने? 10। इन 10 में से कोई एक NADH निकल कर आया। किसके पास आ गया? मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स निकल कर आया,
कॉम्प्लेक्स वन के पास, कॉम्प्लेक्स वन के पास NaDH, कॉम्प्लेक्स वन के पास, कॉम्प्लेक्स वन के पास आते ही वो कन्वर्ट होता है NaD प्लस में, और उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, FMN को, कॉम्प्लेक्स वन को दिए पहले, तो कॉम्प्लेक्स वन को उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये इसके इलेक्ट्रॉन गए, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन थे, NaDH2 था, NaDH2, उसके दो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स के पास गए, कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन जाते ही कॉम्प्लेक्स करता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स ये करेगा, दो प्रोटॉन को पंप कर देगा, दो प्रोटॉन्स को पंप कर देगा इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ क्या होगा, दो एनसीईआरटी में 4 इकट्ठे लिखे हुए हैं, मैं 2-2 करके बताता हूँ कैसे होते हैं, ठीक है। ये दो प्रोटॉन आ गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और ये दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के पास से कहां चले गए, FMN के पास। FMN क्या करता है, FMN इन दो प्रोटॉन को लेता है, एक मिनट अच्छे से बनेंगे, ठीक से, तो ऐसे करेंगे इसको, यहाँ से दो प्रोटॉन पंप कर दिए गए कहां पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे थ्रू कॉम्प्लेक्स वन। अब ये इलेक्ट्रॉन गए FMN के पास, FMN इन दो इलेक्ट्रॉन को लेगा और बाहर से दो प्रोटॉन को लेगा, और दो प्रोटॉन को लेते ही वो FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2 में। क्यों, क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो प्रोटॉन अपने साथ ले लिए, FMNH2 में कन्वर्ट हो। लेकिन ये ज्यादा देर अपने पास इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, तो वापस से FMN में कन्वर्ट हो जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन ये दे देगा FES को। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो आए थे बाहर से, अब किसके पास चले गए, FES के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। लेकिन प्रोटॉन का क्या होगा, प्रोटॉन का क्या होगा, सोचो प्रोटॉन का क्या होगा। ये प्रोटॉन FMNH2 जो बना था, इसने भी अपने प्रोटॉन को पंप कर देना है, किधर किधर पंप कर देना है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये तो ऐसे 4 प्रोटॉन होते हैं, एक दो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स वन ने पंप किए और दो प्रोटॉन FMNH2 की वजह से, तो ऐसे 4 है, 2-2 करके 4 इकट्ठे लिखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। FES इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा देर रखेगा नहीं, वो उसको ट्रांसफर कर देगा UQ के पास, किसके पास, UQ के पास। UQ इज यूबीक्विनॉन, यूबीक्विनॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा UQH2 में, यूबीक्विनॉल दो प्रोटॉन के साथ वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूबीक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूबीक्विनॉल, ये रहे दो प्रोटॉन और वो बन गया यूबीक्विनॉल, UQH2। ये भी अपने पास ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, ये वापस से UQ में कन्वर्ट हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, ये किसके पास ट्रांसफर कर देगा, ये कर देगा साइटोक्रोम B, कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम B के पास, और कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू ये अपने प्रोटॉन को भी पंप कर देगा, कहां पे पंप कर देगा, इनसाइड दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो 2 और हो गए, ठीक है, 2 और हो गए, और इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, साइटोक्रोम B के पास। फिर ये साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन FES साइटोक्रोम 1 ऐसे मूव करेंगे, फिर साइटोक्रोम 1 से साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे Cu के पास। उससे पहले देखो ये चल रही है क्रेब्स साइकिल, यहां तक ठीक है, 6 प्रोटॉन अंदर है, ये चल रही है क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल में कितने स्टेप है? 8 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 8 स्टेप है। इन 8 स्टेप में ये है, मैं बोल रहा हूं ये वाली है 6 स्टेप, यहां जो हो रही है कौन सी है? 6 स्टेप, 30 स्टेप है। इस 6th स्टेप में यहां पर सक्सीनेट था, सक्सीनेट था, वो कन्वर्ट हो गया फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में ये रिएक्शन करवाई किस एंजाइम में? मैं बोल रहा हूँ सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज में, ठीक है। और हमको पता है इसी रिएक्शन में सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज की वजह से जो फ्यूमरेट बना, इसी रिएक्शन में एफएडी से FADH2 भी बनता है, क्रेब्स साइकिल पढ़ लेना, ठीक है। तो हुआ ये यहां पर 2 प्रोटॉन इस FAD ने लिए बाहर से, ठीक है। दो प्रोटॉन इस FAD ने लिए बाहर से, ये 2 प्रोटॉन, और ये कन्वर्ट हो गया FAD से FADH2 में, ठीक है। ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर रखेगा नहीं, और ये FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा FES के पास। किसको देगा? FES के पास, और वापस से अपने दोनों प्रोटॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ भेज देगा, ठीक। इसके प्रोटॉन इधर ही, ठीक। इलेक्ट्रॉन ये भी अपने पास रखेगा नहीं, यहां पर भी UQ है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है UQ को, UQ इलेक्ट्रॉन लेके UQH2 बनाएगा, क्या करेगा? UQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, UQH2। ये UQ with the help of 2 electrons converted into UQH2, देखो UQH2 में कन्वर्ट हो गया, वापस से UQ जब बनेगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दे रहा है? साइटोक्रोम B को, ठीक है। और 2 प्रोटॉन ये भी क्या कर रहा है? पंप कर रहा है किधर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो ऐसे यहां पर भी 2 और 2 4 होते हैं, एनसीईआरटी में 2 ही लिखे हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को वापस से करते रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता रहता है, ठीक है। और यहां से जो ट्रांसफर हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो गए, ठीक। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास आ गए, साइटोक्रोम C के पास आते ही साइटोक्रोम C इसको दे देगा किसको? कॉम्प्लेक्स 4 को, जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो सबसे पहले ये 2 प्रोटॉन उठाता है बाहर से और उन प्रोटॉन्स को पंप कर देता है किधर? अगेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, 2H+ आया। तो टोटल 2 4 6 8 10 प्रोटॉन आ गए इधर। अब इस प्रोटॉन के इस तरफ आ जाने से इधर क्या हो गया? प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ गया किधर? इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जिसकी वजह से यहाँ ग्रेडियंट देखो पॉजिटिव चार्जेस आ गए, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्जेस आर डेवलप इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस आ गए, अभी तक तो यहाँ ठीक है। फिर ये कॉपर आयन A साइटोक्रोम A को इलेक्ट्रॉन देगा, साइटोक्रोम A से A3 कॉपर आयन B को दे देगा। अब इसके आगे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई बचा नहीं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारा प्यारा हाफ O2 जो हम सांस ले रहे हैं ना, प्लांट भी जो रेस्पिरेट कर रहा है, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए ही क्यों? हमको ऑक्सीजन इसीलिए चाहिए ताकि इस रिएक्शन में फाइनली ये हाफ O2 जो है इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, प्लस 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल को इस मैट्रिक्स से उठाए, और हाफ O2 प्लस 2H प्लस आयन क्या बन गया? H2O, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो जब फूड बन रही थी ग्लूकोज, वाटर टूटा, ऑक्सीजन निकली थी, वही ऑक्सीजन वापस हमने सांस के जरिए ली अंदर की तरफ और फिर से वाटर मॉलिक्यूल बना लिए। चक्र फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का चक्र। H2 बन गया, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? हमारा प्यारा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, वाटर बन गया, ठीक। और ये मॉलिक्यूल चला, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा ये ध्यान देना, होगा ये प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन
ये सारे के सारे प्रोटॉन यस, ये सारे के सारे प्रोटॉन इकट्ठा होके इधर से इनकी फायरिंग होगी, ये बाहर निकलेंगे। ये भी इंटैक्ट मेम्ब्रेन है। प्रोटॉन को अगर बाहर निकलना है तो इस F1 F0 पार्टिकल से निकल सकते हैं बाहर। इस ऑक्सीजोन्स को आप क्या बोल सकते हो, F1 F0 पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। तो F1 F0 पार्टिकल से यहाँ से एनसीईआरटी में ड्राइंग में, इस ड्राइंग में एक ही प्रोटॉन लिखा हुआ है जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, और दूसरी ड्राइंग जब बनी हुई है F1 F0 की, वह 2 प्रोटॉन था। एक्चुअली में एक बार में 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहे होते हैं। कितने? 2 प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। ये हेड रोटेट होता है किसका, F1 F0 पार्टिकल का। एक बार रोटेट हुआ एक प्रोटॉन पर, दूसरा क्यों, क्योंकि इधर इसका ग्रेडियंट ज्यादा है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है, तो इस ज्यादा ग्रेडियंट की वजह से ये जो प्रोटॉन इधर है, तो ये जाहिर सी बात है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे हैं, लेकिन एक साथ सब निकल रहे नहीं, 2-2 करके बाहर आ रहे हैं। और जब ये 2-2 करके बाहर आएंगे, जब ये 2-2 करके बाहर आएंगे, तो 2-2 करके जब ये बाहर आएंगे तो 2 प्रोटॉन निकलने की वजह से एक एडीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल में। और यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। 6 प्रोटॉन अंदर गए बिकॉज ऑफ NADH2। 6 प्रोटॉन 3 बार में बाहर निकलेंगे, 3 बार में प्रोटॉन बाहर आने की वजह से 3 ATP बनेंगे। तो एक NADH2 हो गया ना 3 ATP का इक्विवेलेंट। वैसे ही इन प्रोटॉन की पंपिंग में योगदान FADH2 का 4 प्रोटॉन का है। तो ये 4 प्रोटॉन 2 बार में बाहर निकलेंगे, इसलिए 2 ATP बनेंगे। इसलिए FADH2 कैसा हो गया, इक्विवेलेंट टू 2 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो टोटल हमारे पास NADH2 कितने हैं, 10। तो कितने ATP बनेंगे यहाँ पे, 30। तो एक NADH2 की वजह से टोटल 6 प्रोटॉन, तो 10 की वजह से 60, जो 10 बार में बाहर निकलेंगे, सॉरी 30 बार में बाहर निकलेंगे। 30 बार की वजह से क्या हो जाएगा, NADH2 30 बार की वजह से क्या हो जाएगा, 30 ATP इसकी वजह से, प्लस 2 FADH2 है हमारे पास, उसकी वजह से कितने ATP मॉलिक्यूल बनेंगे भाई, मैं बोल रहा हूँ 4 ATP मॉलिक्यूल, ATP में 2-2 करके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, 34 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखते हैं। कितनी? 34 ATP मॉलिक्यूल। 1 NADH2 इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। वो एनर्जी करेंसी नहीं है, एनर्जी करेंसी ATP होती है। NADH2 और FADH2 इक्विवेलेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ATP बन रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चल रही होती है। ठीक है, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे एंड में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? मैंने अभी बताया मैंने, सबसे एंड में जो एक्सेप्ट कर रहा है वो है हाफ। तो इधर आ जाओ, O2 लिखो, हाफ O2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो H2O नहीं, CO2 नहीं, Mg+ नहीं, कौन है? हाफ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। देखते रहिए चैनल, पढ़ते रहिए और बताइए कैसा। थैंक यू सो मच।